नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। 1962 में 1962 में फलस्तीन के गजा के खान यूनुस के एक रिफ्यूजी कैंप में जन्म हुआ था एक लड़के का, जिसका नाम रखा गया था याह्या सिनवार। बचपन से ही उसने लगातार अपने रिफ्यूजी कैंप में इजरायली सैनिकों का दमन देखा था कैसे उसके बाप को, उसके पड़ोसियों को, उसके दोस्तों को और खुद उसको बार बार बेइज्जत किया जाता है, कैसे फलस्तीनियों के साथ हर तरह का भेदभाव किया जाता है और जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध करना चाहते हैं, एहतजाज में जाते हैं, उनको किस तरह से कुचला जाता है, इस लड़के ने बचपन से ही देखा था। और इसीलिए जब हमास बनी तो बंदूक लेकर उसमें शामिल हो गया और 1981 में जब केवल 20 साल का था याह्या सिनवार, तो पहली बार गिरफ्तार हुआ, इजराइल की जेलों में गया। और बाद के इंटरव्यूज में याह्या सिनवार बताता है कि उन जेलों में जो कुछ मैंने देखा वो असल में मेरा ट्रेनिंग कैंप था। मैंने वहां की भाषा सीखी, मैंने देखा कि इजरायली फलस्तीनियों से कितना नफरत करते हैं, मैंने देखा कि इजरायली फलस्तीन को कैसे बर्बाद कर देना चाहते हैं, मैंने देखा कि कैसे सारी दुनिया फलस्तीनियों पर होने वाले जुल्मों पर खामोश है। और मेरे अंदर ये बात और जम गई कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक इजराइल के खिलाफ लड़ता रहूंगा। वो किस्सा भी मजेदार है। वहां से रिहा होने का उसको मालूम था कि ऐसे तो इजराइल जेल में सड़ाकर मार देगा, कभी रिहा नहीं करेगा। तो उसने जेल के अंदर से ही एक प्लान बनाया जिसको उसके भाई ने एग्जीक्यूट किया और इस प्लान में इजराइल के सैनिकों को अगवा कर लिया गया। अगवा करने के बाद तकरीबन 2 साल तक लगातार जद्दोजहद चली इजराइल के अंदर और फिर उस सैनिक के बदले छोड़ा गया याह्या सिनवार को। उसके बाद याह्या कभी पकड़ में नहीं आए और कल लड़ाई में लड़ते हुए मारे गए। याह्या सिनवार के अंतिम पलों के जो वीडियोस आए हैं, उन वीडियोस को देखने पर समझ में आता है कि याह्या सिनवार किस मिट्टी के बने हुए थे। लगातार इजरायली मीडिया, अमेरिकी मीडिया, ब्रिटिश मीडिया, जिसको मैं गोदी मीडिया कहता हूं, इंटरनेशनल गोदी मीडिया कहता हूं, वो लगातार ये खबरें फैलाता रहा कि वो भाग गए हैं। बीच में उनके मरने की खबर एक बार और चली। फिर कहा गया कि भीड़ भाड़ भरे इलाकों में, जनता के बीच में, औरतों के बीच में, बच्चों के बीच में याह्या सिनवार छुप के रहता है और इसी वजह से लगातार जो बिल्डिंग्स पे ये हमला कर रहे थे, औरतों को मार रहे थे, बच्चों को मार रहे थे, उसको जस्टिफाई किया गया कि याह्या सिनवार इन्हीं के बीच में रहता है। लेकिन जब कल की आखिरी तस्वीरें आई तो क्या पता चला? याह्या सिनवार के सीने पर वेस्ट था, यानी जो सैनिक लगाते हैं वो वेस्ट था, हाथ में AK-47 हथियार था और अपने सैनिकों के साथ वो लड़ रहे थे। एक बात आप सबको समझ लेनी चाहिए कि याह्या सिनवार के बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं थी इजराइल के पास। इसके पहले जब इस्माइल हानिया को ईरान में मारा गया तो वो इंटेलिजेंस बेस हत्या थी, लेकिन ये सीधी कॉम्बैट में, सीधी लड़ाई में याह्या सिनवार की हत्या हुई है। याह्या सिनवार मारे गए हैं। पूरा किस्सा ये है कि वहां पर जंग चल रही थी। 5 हमास के सैनिक, जिनमें याह्या सिनवार भी शामिल थे, सीधे फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे थे। इसी बीच में एक बम गिरा और उस बम से याह्या सिनवार का बायां हाथ उड़ गया। इसके बाद एक बिल्डिंग में उन्होंने पनाह ली, सोफे पर बैठे रहे। उन्होंने देखा कि इजराइल का एक ड्रोन आसपास है, जो एक हाथ उनका बचा हुआ था, उस हाथ से उठाकर लाठी, एक लकड़ी थी वहां पर, वो ड्रोन पर फेंकी, जिसके बाद के वीडियोस नहीं है, यानी वो लाठी सीधे ड्रोन को लगी। उसके बाद सैनिक वहां पर घुसे। जब उनको ड्रोन से यह पता चला कि अंदर एक आदमी है और जो जंग हुई, एक हाथ खत्म हो चुका था, तो याह्या सिनवार कितनी देर तक टिकते? जो जंग हुई उसमें याह्या सिनवार मारे गए और उसके तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे बाद आईडीएफ ने यह डिक्लेयर किया कि याह्या सिनवार मारे गए हैं। मैं जिस मुद्दे पर बात करूंगा पहले, वो यही है कि आखिर 2 घंटे क्यों लिए गए। अगर आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जो ढेर सारे चैनल दिखा रहे हैं, तो उस तस्वीर में एक इजरायली सैनिक के हाथ में एक पासपोर्ट है। इस पासपोर्ट को दिखा के कहा जा रहा है कि यह पासपोर्ट हानी जोराब का है और हानी जोराब जो है वो UNRWA यानी वो संस्था जो फलस्तीनियों को इमदाद करती है उसका मेंबर था, वहां टीचर था। और यह बताया जा रहा है कि ये दरअसल याह्या सिनवार के साथ था, उसका बॉडीगार्ड था और
इस आधार पे कहा जा रहा है कि यूएनआरडब्ल्यूए को तुरंत बंद किया जाए, यानी यूएनआरडब्ल्यूए को फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई छुपती नहीं है, वो बाहर आ जाती है। हानी जोराब ने, जो इजिप्ट में इस समय है, मिस्र में इस समय है, उसने एक फेसबुक पोस्ट लिखी यह खबर बाहर आते ही। यह पोस्ट वहां की भाषा में है, अरबी में है, और इस पोस्ट में उसने साफ साफ लिखा कि मेरे चाहने वालों परेशान ना हो, मैं इजिप्ट में हूं और जिंदा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अब जब तलाश शुरू हुई तो पता यह चला कि यह हानी जोराब यूएनआरडब्ल्यूए में टीचर तो था, लेकिन पिछले अप्रैल में ही गजा छोड़कर इजिप्ट चला गया था, और जब गजा छोड़कर इजिप्ट गया था तो इसका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया था। यानी जिस पासपोर्ट की बात की जा रही है वो पासपोर्ट इजरायली अथॉरिटीज के पास पहले से था, वहां पर प्लांट किया गया यूएनआरडब्ल्यूए को बदनाम करने में। एक मौत के साथ भी ये कितनी गंदी राजनीति कर सकते हैं, ये इस किस्से को जो मैंने आपको बताया और सबूत के साथ बताया, इसको देखते हुए आप समझ सकते हैं। अब होना यह चाहिए था कि सिनवार की हत्या के बाद इजराइल में जश्न मन रहा है, लेकिन अभी भी नेतन्याहू इसको आखिरी जीत नहीं कह पा रहा है। नेतन्याहू ने एक टर्म यूज किया अपने भाषण में जो रिलीज किया उसने, दिस इज अ बिगनिंग ऑफ द एंड, यानी ये अंत की शुरुआत है। दरअसल वो जानता है रेजिस्टेंस क्या चीज है। हमारे यहां की जो गोदी मीडिया है और जो इंटरनेशनल गोदी मीडिया है, उसको लगता है कि पहले हानिया मारा गया तो उसको लगा कि अब तो हमास खत्म हो गया, नसरुल्लाह मारे गए तो उनको लगा कि अब तो हिजबुल्लाह खत्म हो गया, और याह्या सिनवार मारे गए हैं तो अब उसको लग रहा है अब तो हमास खत्म हो गया। कमला हैरिस भी खुशी से नाच रही हैं, बाइडेन भी खुशी से नाच रहे हैं, सारे लोग खुशी से नाच रहे हैं कि चलो अब सब खत्म हो गया, अब तो होस्टेज डील हो जाएगी, होस्टेज वापस आ जाएंगे। हां, एक और झूठ पकड़ा गया। लगातार ये लोग दावा कर रहे थे कि ये जानबूझ के होस्टेजेस को ह्यूमन सील्ड बना रहे हैं और होस्टेजेस जहां हैं वहां पर ही ये छुप रहे हैं ताकि इनके ऊपर हमला हो तो होस्टेज मारे जाएं। ये सब गलत साबित हुआ। याह्या सिनवार अपने सैनिकों के साथ लड़ते हुए हाथ में हथियार लेकर जंग के मैदान में पाए गए, न तो औरतों बच्चों के बीच में पाए गए और ना ही जो होस्टेज हैं उनके बीच में पाए गए। लेकिन अब सारे अमेरिका को, इंग्लैंड को, गोदी मीडिया को लग रहा है कि बस होस्टेज वापस हो जाएंगे, हमास हथियार डाल देगा, जंग खत्म हो जाएगी। दिक्कत क्या है कि फलस्तीन समस्या की जो मूल है उसको समझने को ये लोग तैयार नहीं है। मैं आपको बेन ग्वेर का एक वीडियो दिखाता हूं। बेन ग्वेर आप जानते हैं नेतन्याहू का साथी है, इजराइल का मिनिस्टर है, बेहद नोटोरियस है और लगातार दक्षिणपंथी बातें करता है। ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में वो 3 बातें कर रहा है। ये 3 बातें उसके लिए फलस्तीन का सलूशन है। पहली बात है ऑक्यूपेशन, यानी कब्जा करो। दूसरी बात है सेटलमेंट, वहां पे अपने घर बनाओ। और जो लोग पहले से रह रहे हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए है एनकरेज माइग्रेशन, वॉलंटरी माइग्रेशन। वो हालात पैदा कर दो कि लोग खुद से मुल्क छोड़कर चले जाएं। यह है तो फोर्सफुल, लेकिन इसको इजराइल कहता है वॉलंटरी माइग्रेशन। अब इसका मतलब क्या है? जिस दिन से इजराइल बना है और उसके पहले से, जब से यहूदी उस इलाके में बाहर से आए हैं, पहले से जो यहूदी थे वो तो सैकड़ों बरसों से मुसलमानों और ईसाइयों के साथ मिलकर रह रहे थे। लेकिन जब से सेकेंड वर्ल्ड वार के वक्त से जायनिस्ट आना शुरू किए हैं, आप जानते हैं हर्जेल नाम का एक व्यक्ति था जिसने जायनिज्म की शुरुआत 19वीं सदी की शुरुआत में की थी। जब से उस आइडियोलॉजी के लोग वहां पर, यहूदी वहां पर आना शुरू किए हैं, उनका सिर्फ 3 काम है। पहला काम है किसी तरह से ऑक्यूपेशन करो, कब्जा करो। उसके बाद वहां पर नए घर बनाओ जिनमें यहूदियों को बसाओ, और जो लोग पहले से रह रहे हैं या तो उनको अपना गुलाम बना लो और या फिर उनके ऊपर प्रेशर डालो कि वो कैसे भी छोड़ के चले जाएं। आप सोच के देखिए, जहां ऐसा माहौल होगा, कल्पना कीजिए आप अपनी सोसाइटी में रहते हैं, आप अपने मोहल्ले में रहते हैं, 500 घर 400 घर हैं, और वहां पर एक बाहर की ताकत आए, एक एक करके आपके घर खाली कराने लगे, आपको मोहल्ला छोड़कर बंदूक की नोक पर बाहर भेजने लगे और लगातार आपके ऊपर अत्याचार करे, आपकी औरतों पर, आपके बच्चों पर, आपके ऊपर, तो आप क्या करेंगे? और इसके बाद अगर शांतिपूर्ण प्रतिरोध करें, इसके बाद अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करें, अगर इसके बाद आप कोई एहतजाज बिल्कुल शांति से करें, तो फिर क्या होगा? उसके ऊपर दमन किया जाएगा, उसके नेताओं को मार दिया जाएगा। ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में एक एक बच्चा याह्या सिनवार बन जाता है। भाई, आप ये जो बम गिरा रहे हैं, लगातार घर गिरा रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं,
8 साल के, 10 साल के, 14 साल के जो बच्चे देख रहे हैं अपना परिवार खत्म होते हुए, अपने दोस्तों को खत्म होते हुए, जो इजरायली सैनिकों के वार लगातार झेल रहे हैं, उनका अपमान लगातार झेल रहे हैं, आपको क्या लगता है वो बहुत पीसफुल सिटीजन बनेंगे? आपको क्या लगता है कि वो एकदम शांति से सब कुछ मान लेंगे? नहीं, उनके अंदर गुस्सा पैदा होगा। शांतिपूर्ण प्रतिरोध को अगर दबाया जाएगा तो फिर गुस्सा पैदा होगा। और छोड़िए याह्या सिनवार को, छोड़िए इस्माइल हानिया को, अगर पूरा का पूरा हमास भी खत्म हो जाए तो कल को कोई नई तंजीम शुरू हो जाएगी, कल को कोई नया रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगा, चाहे कितना भी कमजोर होगा, लेकिन रेजिस्टेंस जब तक चलता रहेगा जब तक फलस्तीन को न्याय नहीं दिलाया जाएगा। यह एक बात ऐसी है जो अमेरिका, यूरोप और इन देशों के हुक्मरान समझ नहीं पा रहे हैं कि सवाल वहां के 20, 25, 40 लाख लोगों का है जिनके साथ लगातार दमन हो रहा है। दुनिया का इतिहास बताता है किसी जमाने में बरतानिया की हुकूमत हमारे मुल्क पर थी, जबरदस्त हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारी जमीनें लूटी गईं, हमारे बाप दादों को मारा गया, क्या क्या नहीं किया गया। उस समय कहा जाता था कि जो सूरज है ब्रिटिश हुकूमत का वो कहीं नहीं डूबता। ऐसा डूबा कि 1947 में इंडिया और उसके आसपास बाकी सारी दुनिया में जहां जहां कॉलोनी थी सब छोड़कर भागना पड़ा ब्रिटेन को। दुनिया में जहां भी इस तरह का दमन हुआ है, आयरलैंड के ऊपर ब्रिटेन ने कितना दमन किया, आखिर आयरलैंड भी अपने तरीके से आजाद हुआ। दक्षिण अफ्रीका को याद कीजिए, वहां के ब्लैक लोगों के साथ अंग्रेज क्या व्यवहार करते थे, वो भी छोड़कर भागना पड़ा। 1857 में जब हार हुई थी हमारी, तो दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क फिर से उठकर खड़ा होगा और ब्रिटेन की सत्ता को चुनौती देगा। बेंजामिन नेतन्याहू इस बात को जानता है, इसीलिए इनकी डेथ के बाद उसने कतई ये नहीं कहा है कि हमारी जीत हो गई, सिर्फ ये कहा है एंड ऑफ द बिगनिंग है। दूसरी बात यह है कि जिनकी आप बात कर रहे हैं वो याह्या सिनवार वहां की आर्मी के चीफ नहीं थे, वहां के पॉलिटिकल विंग के चीफ थे। और एज अ चीफ ऑफ पॉलिटिकल विंग वही होस्टेज डील पर बात कर रहे थे 2 जुलाई को, जो सहमति बनी थी इजराइल के अधिकारियों और हमास के लोगों के बीच। वो सहमति याह्या सिनवार की लीडरशिप में बनी थी। अब जब आपने उनको हटा दिया तो आपको क्या लगता है होस्टेज डील हो जाएगी? पहली बात तो यही कि किसी को नहीं पता है कि जो लगातार बमबारी हो रही है उसमें होस्टेज बचे हैं कि नहीं बचे हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि नेतन्याहू चाहता है कि वो अगवा किए हुए लोग मारे जाएं ताकि जो रोज रोज इजराइल के अंदर विवाद हो रहा है वो खत्म हो जाए। और दूसरी बात, अगर जिंदा बचे भी हैं तो क्या याह्या सिनवार के चले जाने भर से सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा? याह्या सिनवार का जो भाई जब वो गिरफ्तार थे उस समय इजराइल के सैनिकों को अगवा करके ले गया था, वो आज भी जिंदा है और माना यही जा रहा है कि सिनवार के बाद बहुत मुमकिन है वो लीडर बने। दरअसल रेजिस्टेंस की जो फोर्सेज होती हैं उसमें जब कोई टॉप पोस्ट पे जाता है तो उसी दिन उसको पता होता है कि किसी भी दिन उसकी हत्या हो सकती है, इसीलिए बैक कमांड जो होता है वो पूरा तैयार होता है। आप देखिए हसन नसरुल्लाह को मारा गया, उनके साथ कई टॉप लीडर मारे गए हिजबुल्लाह को, और दुनिया को यही लगा था कि अब हिजबुल्लाह हार मान जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 10 दिन के अंदर अंदर हिजबुल्लाह की पूरी कमांड रिवाइव हो गई और लगातार लेबनान में घुसने से इजराइल की सेना को रोक रही है। कल 5 सैनिक मारे गए हैं इजराइल के, और 5 सैनिकों के मारे जाने के साथ 7 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। यह तो वो नंबर है जो इजराइल ने एक्सेप्ट किया है, इसके अलावा बड़ा नंबर क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। अभी तक अगर मोटी मोटी बात माने तो 55 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं इजराइल के, 500 से ज्यादा घायल हुए हैं, 20 से ज्यादा मरकावा टैंक उड़ा दिए गए हैं, 4 बुलडोजर उड़ा दिए गए हैं, 2 ड्रोन उड़ा दिए गए हैं। यह लड़ाई लगातार चल रही है। अगर हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद खत्म हो गया होता पूरी तरह से हिजबुल्लाह तो यह लड़ाई नहीं हो पाती और अब तक बेरूत पहुंच चुकी होती, जमीन से बेरूत पहुंच चुकी होती इजराइल की सेना। लेकिन आसमान से वो चाहे जितनी मौत बरसाए, जमीन पर वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। हिजबुल्लाह लड़ाई लड़ रहा है, इसका मतलब उसका जो कमांड सिस्टम है पूरा रिवाइव कर लिया गया है। बेशक हमास कमजोर हुआ होगा, बेशक हमास कमजोर हुआ है, 1 साल से लड़ाई चल रही है, हमास कमजोर हुआ है। उसके पास अमेरिका जैसा दाता नहीं है, डोनर नहीं है जो हथियार खत्म हो जाए तो तुरंत सप्लाई कर दे। अगर इजराइल के पास भी अमेरिका का सहारा नहीं होता तो इस 1 साल में इजराइल भी बहुत कमजोर हुआ है, फाइनेंशियली कमजोर हुआ है, हथियार के तौर पर कमजोर हुआ है। लेकिन अमेरिका चूंकि उसको लगातार मदद कर रहा है इसलिए वो मजबूत आपको दिखाई देता है। इसके बावजूद
वहां स्थितियां उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी दिखाई दे रही हैं, वरना 1 साल से ऊपर हो गया आज तक वो गजा को पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाया, और ना ही यह दावा कर पा रहा है कि हमास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस पूरी जंग का, इस मारकाट का इलाज कितना आसान है। फलस्तीन को सिर्फ न्याय देना है आपको। आपके यूनाइटेड नेशन ने जो नक्शा बनाया है उस नक्शे को लागू करना है। बस आपको टेबल पे दोनों पक्षों को बिठा के कहना है, भाई ये तुम्हारा इजराइल है और ये वो फलस्तीन है जो यूनाइटेड नेशन में हम सब ने मिलकर डिसाइड किया था, इसको फलस्तीन को दे दो और तुम अपना राज चलाओ, एक दूसरे के यहां मत घुसो, शांति से रहो। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ना इधर के लोग मरेंगे, ना उधर के लोग मरेंगे, ना हिजबुल्लाह हमला करेगा, ना ईरान हमला करेगा, कुछ नहीं होने वाला है। जैसे बाकी मुल्क शांति से रहते हैं वो बाकी मुल्क शांति से रहेंगे। लेकिन बस यही एक सलूशन है जो अमेरिका और दुनिया नहीं देना चाहती, और यह सलूशन जब तक नहीं होगा, जब तक इजराइल ग्रेटर इजराइल के सपने देखता रहेगा, जब तक इजराइल दूसरे मुल्कों में दखल देता रहेगा, जब तक इजराइल दूसरे मुल्कों की जमीन कब्जा करता रहेगा, जब तक इजराइल फलस्तीन के लोगों को 2 नंबर का सिटीजन बना के रखेगा, 2ym दर्जे का सिटीजन बना के रखेगा, तब तक लगातार इस तरह की चीजें होती रहेंगी, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन रेजिस्टेंस चलता रहेगा। दुनिया में जहां भी अन्याय होता है वहां किसी ना किसी तरह का रेजिस्टेंस होता ही है। लेकिन यह छोटी सी बात जो हमारे आपके आसानी से समझ में आ जाती है, वो अगर अमेरिका और यूरोप के हुक्मरान के समझ में नहीं आ रही है तो वो इसलिए कि उनकी आंखों पर पैसों की पट्टी है। आज वो याह्या सिनवार के मरने की खुशी मना रहे हैं, कल वो इस्माइल हनिया के मरने की खुशी मना रहे थे, परसों वो नसरुल्लाह साहब के मरने की खुशी मना रहे थे। वो ऐसी छोटी छोटी खुशियां मनाते रहेंगे, लेकिन जब तक वहां न्याय नहीं मिलेगा, जब तक वहां हक नहीं मिलेगा, जब तक वहां परमानेंट पीस एस्टेब्लिश नहीं होगी, तब तक ये खुशियां बहुत छोटी रहेंगी। याह्या सिनवार जाएंगे, उनकी जगह कोई और ले लेगा, हसन नसरुल्लाह जाएंगे, उनकी जगह कोई और ले लेगा, और रेजिस्टेंस लगातार बढ़ता रहेगा। ये बात काश दुनिया के समझ में आती कि उसकी आंखों की पट्टी ने असल में हालात 3rd वर्ल्ड वार के आसपास पहुंचा दिए हैं, और दिक्कत यह है कि यह पट्टी कमजोर होने की जगह और मजबूत होती चली जा रही है। जब इजरायली सोर्सेज से, आईपैक से 100 मिलियन से ज्यादा मिलेगा अमेरिका को, जब ब्रिटेन में लेबर गवर्नमेंट जो बनी है उसके एमपीज को करोड़ों डॉलर देगा इजराइल, तो फिर यह आंखों की पट्टी मजबूत कैसे नहीं होगी। खैर, 1962 में खान यूनुस रिफ्यूजी कैंप में जन्मे याह्या सिनवार जबालिया कैंप में मारे गए हैं 2024 में। एक लंबा जीवन था, आप उनको आतंकवादी कहना चाहो, हां, आतंक करने के लिए उन्होंने हथियार उठाया, लेकिन उसके पीछे की जो वजूहात थी उनको अगर नहीं समझोगे तो फिर कभी नहीं समझ पाओगे आप कि आखिर फलस्तीन में ये जंग इतनी लंबी, इतनी मुसलसल क्यों चल रही है, इतनी तबाही के बाद भी ये जंग क्यों चल रही है। ये तभी समझ पाओगे जब आपके समझ में आएगा कि अपने ही मुल्क में रिफ्यूजी कैंप में पैदा होने का दर्द क्या होता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।